नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BANS 184 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BANS 184 का जो संबंध है वो है हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान से। इस सब्जेक्ट कोड का जो पेपर है वो 50 नंबर का आता है और हर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होगा। जैसा कि हम इस PDF में 5 से 6 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा वो ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ समाज के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध होती है। तो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर एक ऐसा एरिया है जो समाज के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए, सुधारने के लिए संगठित प्रयास करता है और इन्फॉर्मेशन भी देता है। इसका उद्देश्य यह है कि रोगों की रोकथाम की जाए, जीवन की अवधि में वृद्धि हो यानी कि लोगों की एवरेज एज बढ़े, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। अब हम बात करते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति का विकास कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। तो देखो, सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब आप समझ गए हो कि भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज के स्वास्थ्य को संरक्षित करना चाहता है और इसके लिए ज़्यादातर जो है केंद्र सरकार हमारी प्रयास करेगी, हालांकि राज्य सरकार भी प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि एक संगठित प्रयास है जो कि इसका उद्देश्य है रोगों की रोकथाम करना, जीवन की अवधि को बढ़ावा देना, शारीरिक मानसिक विकास को बढ़ावा देना और सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की भलाई को बढ़ावा देना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अगर आप प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है ये प्राचीन सभ्यताओं से ही है। चाहे आप इजिप्ट की सभ्यता पढ़ लो, भारत की सभ्यता पढ़ लो, चीन की सभ्यता पढ़ लो, ग्रीस की सभ्यता पढ़ लो, हर सभ्यता में स्वच्छता, शुद्ध जल की उपलब्धता और आहार से संबंधित नियमों पर ध्यान दिया जाता था। तो ये ध्यान क्यों दिया जाता था? क्योंकि अगर शुद्ध पानी व्यक्ति नहीं पिएगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को प्रति ग्रसित हो जाएगा। शुद्ध आहार नहीं खाएगा तो विभिन्न प्रकार की उसे बीमारी हो जाएंगी। हिप्पोक्रेटस जो प्राचीन ग्रीस के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे, इन्होंने स्वास्थ्य को पर्यावरण कारकों से भी जोड़ा था। तो इससे पता चलता है कि अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हमें प्राचीन सभ्यताओं से यानी कि हजारों साल पहले से ही पता चल जाएगी। कोई ये आज की नई चीज नहीं है। अब मध्यकालीन काल में, तो मध्यकालीन काल में जब यूरोप में प्लेग जैसी बीमारियां फैली थी तो क्वारंटाइन और स्वच्छता के प्रयास किए गए थे। आप जब कोविड-19 लगा था तो आपने क्वारंटाइन जो वर्ड है और आइसोलेशन वर्ड है खूब सुना होगा। तो ऐसे ही जब प्लेग की बीमारी फैली थी, ब्लैक डेथ फैली थी, तो उस समय भी क्या होता था, ऐसे आइसोलेट कर दिया जाता था। तो संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए बुनियादी नीतियां वहीं से डेवलप हो गई थी, मध्यकाल से शुरू हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान इसका विकास और हुआ। जब 18वीं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, तो पूरे यूरोप में बहुत तेज गति से इंडस्ट्रीज आगे बढ़ने लगी। शहरों की आबादी तेजी से बढ़ी जिससे स्वच्छता और जन स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ी। जनता के स्वास्थ्य के सुधार के प्रयास तेज हुए। एडविन चैडविक की रिपोर्ट ने इंग्लैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी में कई सारे जो है टीकाकरण कार्यक्रम चलाए गए। एंटीबायोटिक्स की बात की गई, बेहतर ये चिकित्सा प्रथाएं की शुरुआत हुई। 1948 में स्वास्थ्य की दिशा में और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। आधुनिक युग की बात करोगे तो 21वीं शताब्दी में सार्वजनिक स्वास्थ्य ने गैर संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर बहुत मजबूती से हर एक देश काम कर रहा है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो विकास है एक जटिल प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती जा रही है। शुरुआत में सिर्फ स्वच्छता उपायों को लेकर बात की जाती थी, लेकिन आज की जो आधुनिक स्वास्थ्य नीति है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों के प्रति लगातार अवेयर हुई है। ज़्यादातर जो स्वास्थ्य नीति है उसका उद्देश्य रहता है संक्रामक रोगों की रोकथाम किया जाए और लोगों को अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य न केवल स्वास्थ्य की बल्कि समाज में स्वास्थ्य सुधार के प्रयासों को भी मजबूत बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, तो सिंपल सा बोलोगे आप, सार्वजनिक स्वास्थ्य एक सामाजिक क्षेत्र है जिसमें जो सरकारों का प्रयास होता है, गैर सरकारी संगठनों का प्रयास होता है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर किया जाए और उनका जो जीवन स्तर है वो अच्छा किया जाए। इसके लिए चाहे आप प्राचीन काल पढ़ लो, मध्यकाल पढ़ लो, चाहे आधुनिक काल पढ़ लो, अलग अलग तरीके से विकास हुआ है क्योंकि समय जैसे जैसे बदला है वैसे वैसे रोगों की प्रकृति बदल चुकी है और जिस हिसाब से रोग की प्रकृति बदली है उसी तरीके से उस पर अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुई है और उसके बाद उस रोग की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम चलाए गए हैं और विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स भी जो है वो शुरू हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर लेख लिखिए।
तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। इनका उद्देश्य यही होता है कि जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। यहाँ हम कुछ प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बात करेंगे। पहला स्वास्थ्य कार्यक्रम है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM। तो NRHM जो है वो क्या है, हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यह मिशन 2005 में शुरू किया गया था। उसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए। इसका लक्ष्य ये था कि मात्र जो मृत्यु दर है उसमें सुधार हो। पहले क्या होता था, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान वो मर जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो इसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो मातृ मृत्यु दर अब कम हो, शिशु के स्वास्थ्य में सुधार हो, 6 महीने तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है, रोगों की रोकथाम को बढ़ावा देना और स्वच्छता को बढ़ावा देना उद्देश्य था। तो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो था 2005 में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता करवाना, उनकी पहुंच में सुधार करना। लक्ष्य यह है कि मातृ मृत्यु दर में सुधार हो, यानी कि कम से कम हो मातृ मृत्यु दर, शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो। शहरों के लिए NUHM था, यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। यह मिशन शहरी गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित था कि शहरी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच हो, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। वर्तमान में देखोगे तो आयुष्मान भारत योजना चल रही है, 2018 में लॉन्च की गई थी ये योजना। सभी को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है, खासतौर पर गरीब और कमजोर परिवारों के लिए। यह योजना स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों की स्थापना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अगला कार्यक्रम है हमारा। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन होनी चाहिए, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि जो संक्रामक रोग हैं वो उन तक ना पहुँचें। अगला है NACP राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो HIV एड्स की रोकथाम के लिए 1992 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि HIV के प्रति लोगों को जन जागरूक करना और इस संक्रमण को कम करना। इसके अलावा एक प्रोग्राम और है राष्ट्रीय मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य ये है कि डायबिटीज़ के जो मरीज हैं और जो हार्ट पेशेंट हैं हमारे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और उनके प्रति सहानुभूति भी रखी जाए। तो जन जागरूकता अभियान है, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि बदलते समय में सरकार समय समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती है और इनका उद्देश्य ये होता है कि जनता को स्वास्थ्य को सुधारा जाए, स्वास्थ्य सेवाओं तक जनता की पहुंच हो, लोगों के जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी अच्छी बढ़ती जाए। हालांकि ये कार्यक्रम बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करते हैं, क्योंकि इससे कई बार करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये ज़्यादा बड़े आपको लिखने नहीं है, इसलिए यहाँ पर 300-350 वर्डों में आंसर कवरअप करवाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई पेपर में कि मानव का जो स्वास्थ्य है इस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वैश्वीकरण का मतलब है कि विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ जाल। आज पूरा विश्व कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। तो वैश्वीकरण की वजह से दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो आर्थिक रूप से भी तो जुड़े ही जुड़े हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जो आज ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, व्यापार के जरिए पूरा विश्व जुड़ रहा है, इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहा है। तो कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं, कुछ नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव ये है कि आज लोगों की जो है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ी और जीवन की गुणवत्ता अच्छी हुई है। वैश्वीकरण ने चिकित्सा की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। इससे कई देशों में अच्छी क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में सुधार हुआ है। जैसे कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से PPE किट आई थी, वैक्सीनेशन जो हुआ वो अलग अलग देशों में पहुंचा। तो अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो शायद ये सारी चीज़ें एकदम से इतनी जटिलता से नहीं हो पाती। तो वैश्वीकरण लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच करता है, उन्नत उपचार देता है और अच्छी गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। दूसरा है उत्कृष्ट चिकित्सा अनुसंधान। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे चिकित्सा अनुसंधान और विकास में तेजी आई है। यानी कि नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई बीमारियों पर नई दवाओं का विकास हो रहा है, नए उपचारों का विकास हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं। ये सब वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। बड़ी बड़ी जो महामारियां हैं इनका प्रबंधन अच्छे से हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे जो संगठन है ये पूरे विश्व को जोड़ने में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैश्वीकरण की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति और जागरूकता बहुत बढ़ी है। वैश्वीकरण ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया है। आज इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध हो चुकी है। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक प्रभाव ये हैं कि जो संक्रामक रोग हैं इनका प्रचार प्रसार बहुत तेज गति से हुआ है।
आज वैश्वीकरण की वजह से एक देश की दूसरे देश में आवाजाही बढ़ी है, संपर्क ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से अगर किसी देश में कोई महामारी फैलती है तो बहुत ही आसानी से वो पूरे विश्व में फैल सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19। जीवन शैली संबंधित रोग, आज वैश्वीकरण से हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आया है, जिसके कारण मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसे संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं। फास्ट फूड का प्रचलन चला है, जिसने हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। स्वास्थ्य असमानताएं, वैश्वीकरण ने आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा दिया है। जो अमीर देश हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है, परचेजिंग पावर अधिक है। जबकि जो गरीब देश हैं यहाँ पर वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से गुणवत्ता में अंतर बना है धनी और गरीब देशों के बीच में। पर्यावरणीय प्रभाव, आज वैश्वीकरण की वजह से हमारा एनवायरनमेंट लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरणीय संकट बढ़ गया है और ये मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आप देख लो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनकी वजह से हमारे शरीर पर कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव है। निष्कर्ष ये निकलता है कि वैश्वीकरण का स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है वो जटिल है। जहाँ एक और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी हुई है, हम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचे हैं, लेकिन नई नई चुनौतियाँ भी हमारे सामने आ रही हैं। तो ऐसे में वैश्विक स्वास्थ्य नीति और नीति निर्माताओं के माध्यम से एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य असमानताएं कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो ये है कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बताओ। यानी कि जो एनजीओ होती हैं ये हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार का रोल अदा कर रही हैं। तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए योगदान देते हैं। तो अब एनजीओज़ की बात करोगे तो आप देखते हो कई बार जो छोटे छोटे एरिया होते हैं वहाँ पर कैंप लगते हैं, आइज़ कैंप लगते हैं, आँखों की जाँचें होती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ से रिलेटेड जो कैंप लगते हैं। तो ये जो एनजीओ काम कर रही हैं इस ओर में, तो ये बहुत बड़ा कार्य है जिससे बहुत सारे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच पा रही हैं। तो एनजीओ की जो भूमिका है, सबसे पहली बात तो है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है। जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े अस्पताल नहीं हैं, ठीक है, सरकारी सेवाएं नहीं हैं, वहां एनजीओ क्या कर रही हैं, ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जैसे मेडिकल कैंप लगते हैं, मोबाइल क्लिनिक चलाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। एनजीओ लोगों को जागरूकता की ओर बढ़ाती हैं और जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड शिक्षा भी देती हैं। एनजीओ जन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अवेयर करती हैं। वे टीकाकरण के बारे में, पोषण अभियान के बारे में, स्वच्छता के बारे में लोगों की जीवन शैली को बढ़ावा देती हैं। एनजीओ टीकाकरण अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां अधिक से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन हो पाता है। पोलियो में, हेपेटाइटिस में, अन्य वैक्सीन जो ये पहुंचाती हैं, इससे हर एक व्यक्ति तक वैक्सीनेशन हो पाती है। तो एनजीओ इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो डिसीज़ मैनेजमेंट और देखभाल, रोग प्रबंधन और देखभाल में भी, जैसे तपेदिक, टीबी, एचआईवी एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों के मैनेजमेंट में जो है एनजीओ रोगियों को अच्छे से परामर्श देती हैं, उपचार करती हैं और उनका समर्थन भी देती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनजीओ की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और वो लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी समस्याओं के बारे में अवेयर कर रहे हैं और उन्हें लगातार काउंसलिंग भी कर रहे हैं। महिला और बाल स्वास्थ्य, ज़्यादातर जो एनजीओ हैं वो मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं की देखभाल आसानी से हो रही है। पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं, शिशु स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए काम करते हैं। नीति निर्माण, कुछ एनजीओ स्वास्थ्य नीति निर्माण में भी सहभागी होते हैं। वो बहुत सारी रिसर्च करते हैं, डाटा इकट्ठे करते हैं और स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एनजीओ का भाई बहुत बड़ा योगदान है। ये केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं बढ़ा रहे, बल्कि जन को जागरूक भी कर रहे हैं, पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से एनजीओ और सरकारी सेक्टर मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। मानव स्वास्थ्य पर वायु में जो मौजूद जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक हैं, इनके प्रभाव की भी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं भाई पर्यावरण स्वास्थ्य क्या है। तो देखो, जब आप पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बात करते हो तो यह वो सब्जेक्ट है जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक पहलुओं को प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है इसका अध्ययन करता है। यानी कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य जो है ये एक ऐसा विषय है जो ये कह रहा है कि पर्यावरण का हमारे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य उन जोखिमों की पहचान करना है जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकें और अच्छे वातावरण में रहें। अब जो वायु में मौजूद कारक है उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखो, कुछ होते हैं जैविक कारक। तो वायु में मौजूद जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, फफूंद होती हैं, पराग होते हैं,
ये वायुजनित रोग और एलर्जी वगैरह चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो वायु में जो मौजूद जैविक कारक हैं ये कहीं ना कहीं वायुजनित रोगों को बढ़ावा देते हैं। इससे हमें श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो सकता है, तपेदिक हो सकता है, पराग और फफूंद की वजह से एलर्जी हो सकती है, अस्थमा तक हो जाता है लोगों को। रासायनिक कारक वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और वाष्पशील जैविक यौगिक होते हैं जो उद्योगों से, कृषि क्षेत्रों से और ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं इन गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। इनका प्रभाव क्या पड़ता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हमारी हार्ट के लिए बड़े खतरनाक होते हैं, तो हृदय रोग हो सकते हैं, सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ओजोन के उच्च संपर्क में अगर हम आ रहे हैं तो फेफड़ों की क्षमता भी कम हो जाएगी। आगे है भौतिक कारक। तो वायुमंडल में जो धूल है, धुआं है, एरोसेल है, ये जो कण हैं ये सारे भौतिक कारक होते हैं। ये बाय नेचर और बाय ह्यूमन दोनों ही द्वारा निर्मित हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो हमारे फेफड़ों के कई सारे रोग हो जा रहे हैं, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी रोग हो सकती हैं। ज़्यादा समय धूल के संपर्क में रहने से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा ही बढ़ता है। तो निष्कर्ष ये है कि हमारे वायुमंडल में जो जैविक कारक हैं, रासायनिक कारक हैं, जो भौतिक कारक हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है? तो जागरूकता अभियान चला रही है, स्वच्छ तकनीकों का विकास जरूरी है। हर एक बंदा जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तब तक शुद्ध वायु नहीं मिल सकती है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान क्या है? संक्षेप में प्रेक्षण संबंधी अध्ययनों की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम महामारी विज्ञान की परिभाषा समझते क्या है। तो महामारी विज्ञान एपिडेमोलॉजी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रमुख विज्ञान है। यह जनसंख्या में रोगों के वितरण, निर्धारक कारकों, नियंत्रण उपायों का अध्ययन करता है। यानी कि महामारी विज्ञान में हम ये देखते हैं कि रोग किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसके कारण क्या हैं, इनसे हमें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रोगों का प्रसार कितनी देर तक हो सकता है, कितनी जनसंख्या इसकी चपेट में आ सकती है, ये सब चीज़ें हम महामारी विज्ञान में पढ़ते हैं। अब प्रेक्षण संबंधी अध्ययन क्या होते हैं? तो प्रेक्षण संबंधी अध्ययन वे अध्ययन होते हैं जिसमें रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता बिना किसी हस्तक्षेप से घटनाओं का अवलोकन करता है। जैसे कि सबसे पहला अध्ययन होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, वर्णनात्मक अध्ययन। इसका उद्देश्य होता है कि भाई रोगों के प्रसार का विवरण देना और ये समझना होता है कि कौन कहाँ कब प्रभावित हो रहा है। यानी कि रोगों से कौन प्रभावित हो रहे हैं, किस क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं और कब प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार का अध्ययन होता है हमारा वर्णनात्मक अध्ययन। उपयोग क्या है? ये अध्ययन बीमारी के प्रसार, घटनाओं की दर, जनांकी के प्रचलन को दस्तावेज करते हैं। किस आयु के लोगों को बीमारी हो रही है, किस लिंग के लोगों को बीमारी हो रही है, भौगोलिक स्थान उस जगह पर बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है। उदाहरण के लिए अगर किसी क्षेत्र में इन्फ्लुएंजा फैल रहा है तो हम ये देखेंगे आखिर क्यों फैल रहा है, क्या वजह रही है। तो जो विवरणात्मक अध्ययन होता है वो विवरण करता है, डिस्क्रिप्शन देता है। इसका उद्देश्य होता है कि लोग जो रोग फैल रहे हैं जिस क्षेत्र में वो क्यों फैल रहे हैं उसके बारे में इकट्ठा करते हैं डाटा। दूसरा होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडीज। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि आखिर रोगों के कारक क्या क्या हैं, क्यों और कैसे रोग फैल रहा है। इसके लिए एक अध्ययन है जिसे हम कोहोर्ट स्टडीज़ कहते हैं। कोहोर्ट स्टडीज़ में क्या होता है कि एक विशेष जनसंख्या का समूह होता है, ठीक है, और समय के साथ अवलोकन किया जाता है कि किस जनसंख्या के लोगों में, किस उम्र के लोगों में जोखिम ज़्यादा है और कहाँ पर जोखिम कम है। अवरोही अध्ययन में क्या होता है, केस और कंट्रोल के समूह की तुलना की जाती है। एक होता है इकोलॉजिकल स्टडीज, पारिस्थितिकी अध्ययन। इसमें क्या होता है, जनसंख्या स्तर पर रोगों के वितरण के संबंध की जांच की जाती है। विशेषता ये है कि ये अध्ययन जो होते हैं जनसंख्या के डाटा का यूज़ करते हैं और ये व्यक्तिगत डाटा तक सीमित नहीं होते बल्कि पूरे स्तर के जो वहाँ का पूरा क्षेत्र है वहाँ के डाटा इकट्ठे किए जाते हैं कि किस क्षेत्र में कोई बीमारी फैल रही है तो क्यों फैल रही है। निष्कर्ष ये है कि महामारी विज्ञान में प्रेक्षण संबंधी जो अध्ययन है इनसे हमें रोगों के वितरण के बारे में पता चलता है, उसको निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में पता चलता है। ये अध्ययन हमारे स्वास्थ्य नीतियों के विकास में सहायक होते हैं और रोगों की रोकथाम में आधार प्रदान करते हैं। महामारी विज्ञान के माध्यम से हम जनसंख्या को एक बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं और उन्हें अवेयर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ 6 ही क्वेश्चनों पर चर्चा की है। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट कोड आप मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कोड के साथ।